हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीए की। एनपीए ये एक ऐसा वर्ड है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि पहले ललित मोदी, फिर विजय माल्या और अब नीरव मोदी, और ऊपर से जब इकोनॉमिक टॉपिक पर बात होती है तो सबसे ज़्यादा यही टॉपिक होता है कि इस बैंक में इतने एनपीए अकाउंट है तो उस बैंक में उतने एनपीए है। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में समझते हैं कि एनपीए क्या होता है और आखिर में हम सब इससे कैसे प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है। फिर बैंक उसे एक नोटिस भेजती है कि भाई तुम अपना देख लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर भी वह आदमी पेमेंट नहीं करता है या नहीं कर पाता है, या फिर जब वह आदमी बैंक को पैसे या इंटरेस्ट चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बैड लोन करार देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अभी के डेट में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा एनपीए है। अब एनपीए होता क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का मतलब ये हुआ कि ऐसा एसेट जो अब किसी काम का नहीं है और बैंक उस एसेट को वापस लेने में सक्षम नहीं है, और उसे हम एनपीए कहते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बैंक तो पैसा देता है लोन के रूप में, तो एसेट कैसे हो गया? तो आपको ये जानकारी दे दूं कि लोग जो पैसा लोन के रूप में ब्याज पर बैंक से लेते हैं तो बैंकिंग की टर्म में उस पैसे को एसेट माना जाता है। जब अकाउंट एनपीए होता है तो समझिए कि उस पैसे का अपने इंडियन इकोनॉमिक में कोई भी योगदान नहीं रहता है। अब आप खुद सोचिए कि जब एक आम आदमी 1 लाख या 5 लाख तक का इंटरेस्ट नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले हद पार कर देते हैं, लेकिन जो लोग करोड़ों रुपया लेकर देश छोड़कर भाग जाते हैं और बैंक वाले गवर्नमेंट को नोटिस तब देते हैं जब वो भाग जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अकाउंट कब होता है एनपीए। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो ईएमआई मतलब कि किस्त में पैसा रिटर्न करते हैं, और ऐसे में अगर आप लगातार 3 किस्त का पैसा आप बैंक को नहीं देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाएगा, और फिर आपके घर पर बैंक वाले नोटिस भेजेंगे। जब आप नोटिस के बाद भी आपका पैसा नहीं देते हैं तो बैंक उस लोन के बदले जो डॉक्यूमेंट आपसे लिया होगा उसके आधार पर प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी, और जैसे कि अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिए होंगे तो आपकी जमीन भी नीलाम हो सकती है। तो इस तरह से आपका अकाउंट हो जाता है एनपीए। अब कब हमारी बैंक का लोन बनता है एनपीए और कैसे पड़ता है इसका आम आदमी पर असर? तो एक व्यावसायिक बैंक जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार के काम करती है। बैंक अपने ग्राहकों को लोन देता है और उनसे जमा राशियां स्वीकार करता है। ऐसा करते समय बैंक विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश भी करता है। बैंक अमूमन व्यक्तियों व कंपनियों को धनराशि उधार देता है, लेकिन उधार बांटी गई उस राशि में से कुछ धनराशि एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जब ग्राहक बैंक का कर्ज समय पर नहीं चुकाते हैं तो वह फंसा हुआ जो कर्ज है वो एनपीए में तब्दील हो जाता है। बैंकों के लोन को तब एनपीए में शामिल कर लिया जाता है जब तय स्थिति से 90 दिनों के अंदर उस पर बकाया ब्याज तथा मूलधन की किस्त नहीं चुकाई जाती। बढ़ते एनपीए का बैंक पर मुख्य तरह से 3 तरह से प्रभाव पड़ता है। पहला, जब उनकी लोन देने की क्षमता घट जाती है। दूसरा प्रभाव, उनके मुनाफे में कमी आती है। और आखिरी प्रभाव जो पड़ता है यानी कि तीसरा प्रभाव, उनके नकदी का प्रवाह घट जाता है। साल 2008 में भारतीय कंपनी को भी मंदी का शिकार होना पड़ा था। मंदी के दौर से बाहर आने के बाद बैंकों ने बड़ी कंपनियों को कर्ज देने में उनकी वित्तीय स्थिति और क्रेडिट रेटिंग की अनदेखी की थी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एनपीए की जाल में फंसने लगी। सरकारी बैंकों ने सबसे ज्यादा कर्ज 5 औद्योगिक सेक्टर को दिए थे। इनमें टेक्सटाइल, एविएशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट शामिल है। सबसे अधिक एनपीए इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ा है। हालांकि ये दावा किया जाता है कि कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को दिए गए ज्यादातर कर्ज एनपीए में
बदल हो जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एनपीओ में उद्योग जगत और बड़ी कंपनियों का योगदान सबसे ज्यादा है। एनपीए का एक पहलू काफी महत्वपूर्ण है। यह बैंकों के पर्याप्त आकस्मिकता नियोजन यानी कि एडिक्वेट कंटिजेंसी प्लानिंग की व्यवस्था से जुड़ा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बैंकों में अपनी साख कम होने के डर से भी संपत्ति की गुणवत्ता का सही आकलन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बैंक का लोन जो होता है वो एनपीए में बदल सकता है और इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो हम पे यानी कि आम आदमी पे, आम जनता पर पड़ सकता है। अब हम जानेंगे कि ये एनपीए कैसे बढ़ता है। एनपीए के बढ़ने का मुख्य कारण है लोन की वापसी ना होना। छोटे मोटे लोन की वापसी तो बैंक आसानी से कर लेती है, लेकिन बड़े बड़े लोन बैंक को वापस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। अब भारत में विजय माल्या और नीरव मोदी को दिया हुआ पैसा अभी तक बैंकों को वापस नहीं मिला, जिससे भारतीय बैंकों में एनपीए तेजी से बढ़ता जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में 3,23,464 करोड़ रुपए थे और साल 2018 में बढ़कर 10,35,528 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कि 3 सालों में एनपीओ में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। अब एनपीए के बारे में हम अगर बात करें तो इसकी कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे कि 3 मासिक किस्त अगर अटक गई आपकी लोन अकाउंट की तो वो अकाउंट बन जाता है आपका एनपीए। अब भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक को जब किसी परिसंपत्ति यानी कि एसेट से आय अर्जित होना बंद हो जाती है तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने कार खरीदने के लिए बैंक से ऑटो लोन लिया है, अगर वह व्यक्ति किसी कारणवश लगातार 3 महीने तक मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है यानी कि उनके ईएमआई नहीं भर पाता है, तो बैंक को अपने बही खाते में यह राशि एनपीए के रूप में दर्ज करनी होगी। बैंकों को एनपीए में 2 स्थिति में बढ़ता है। बैंकों का एनपीए जो होता है वो 2 स्थिति में बढ़ता है। पहला, जब अर्थव्यवस्था में कारोबार सुस्त रहता है, और दूसरा तब होता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर बैंक का कर्ज नहीं चुकाते हैं। अब जो जानबूझकर बैंक का कर्ज ना चुकाने वाले हैं उनको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। इस तरह लगातार 90 दिनों तक मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान न होने पर होम लोन या हमारा जो लोन अकाउंट है वो लोन अकाउंट या लोन खाता एनपीए बन जाता है। तो 90 दिनों का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में अगर हमारी लोन की ईएमआई अगर प्रॉपरली नहीं जाती है तो एनपीए में बदल जाता है। अब हम जानेंगे कि क्या होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। कोई लोन खाता निकट भविष्य में एनपीए बन सकता है। इसकी पहचान करने के लिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। अब इसके तहत व्यावसायिक बैंकों को उनके लोन खातों को स्पेशल मेंशन अकाउंट के तौर पर चिन्हित करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी लोन खाते में मूलधन का ब्याज किसी किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि से यानी कि निर्धारित डेट से 1 से 30 दिन तक नहीं होता है तो उसे SMA0 कहा जाता है, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहा जाता है। अगर मूलधन या ब्याज का भुगतान 31 से 60 दिन तक ना हो तो उसे SMA1 कहा जाता है। इसी तरह अगर मूलधन का ब्याज का भुगतान 61 से 90 दिन तक न हो तो उसे SMA2 कहा जाता है। और इसी तरह अगर 90 दिन पूरे होने के बाद भी बैंक अगर उसका भुगतान नहीं होता है तो बैंक उसे एनपीए अकाउंट घोषित कर देती है, या फिर बैंक को उस अकाउंट को एनपीए घोषित करना पड़ता है। तो इस तरह से ये मेंशन अकाउंट काम करते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे कि एनपीए कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अब हम एनपीए के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एनपीए खाता एक जैसा हो। एनपीए का ये भी मतलब नहीं है कि बैंक की रकम डूब गई है या बैंक ने उस लोन को वसूलना छोड़ दिया है। असल में किसी लोन खाते को एनपीए घोषित करने के बाद बैंक को एनपीए खातों को जो है वो 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है, जैसे कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स के रूप में उन्हें वर्गीकृत करना पड़ता है। अब मसलन जब कोई लोन खाता 1 साल या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है।
इसी तरह जब कोई लोन खाता 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट्स खाते की श्रेणी में रहता है तो उसे डाउटफुल एसेट्स कहा जाता है, और लोन वसूली की उम्मीद ना होने पर उसे लॉस एसेट्स मान लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो एनपीए है वो काम करता है, जो एक एक स्टेज से लेकर आगे बढ़ता है। यानी कि हमें पहले से इसकी जानकारी लेना आसान हो जाता है कि हमारा जो अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जा रहा है, या हम उसके ऊपर कुछ काम भी कर सकते हैं। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बचने के लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं। अब आरबीआई क्या नियम बनाता है, जैसे कि बैंकों की पूंजी आधार, उनकी आय और कर्ज के ट्रेंड पर नजर रखने के लिए आरबीआई ने नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर एनपीए के संबंध में ये नियम बनाए हैं। इस समिति ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन करने के बाद इस तरह के प्रूडेंशियल नियम बनाने की सिफारिश की थी। अब आरबीआई तिमाही आधार पर बैंकों के शुद्ध एनपीए और सकल एनपीए यानी कि नेट एंड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के आंकड़े जारी करता है। अब सकल एनपीए में अटके कर्ज की वास्तविक राशि जो है वो बैच सहित जोड़ी जाती है, जबकि शुद्ध एनपीए में से वह राशि घटा दी जाती है जो बैंकों को बकायेदार से किसी भी स्रोत से वापस मिलने की उम्मीद है। तो ये होता है हमारा ग्रॉस और नेट एनपीए, जिसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सब आरबीआई बनाती है। अब एनपीए जो है, तो एनपीए के उतार चढ़ाव का कैसे असर होता है, या फिर एनपीए के उतार चढ़ाव से कैसा असर पड़ता है। अब एनपीए बढ़ता है तो बैंकों को ज्यादा कर्ज लेना होता है, इसी से उनकी फंड जुटाने की लागत बढ़ती है, जिसका बोझ ग्राहकों पर ऊंची ब्याज दरों के रूप में पड़ सकता है। अब एनपीए के रूप में जब बैंक का कर्ज फंस जाता है तो उसकी प्रोविजनिंग के लिए उसके मुनाफे से एक निश्चित राशि अलग रखी होती है। मुनाफा कम होने पर बैंक के विस्तार और ग्राहक सेवाओं पर असर होता है। हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि बैंकों में फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर काफी बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने अपने अपने स्तर पर बैंकों को इस संकट से उबरने के लिए प्रयास किए हैं। इसके बावजूद एनपीए की जो सकल राशि वर्ष 2017 के अंत तक बढ़कर 8,31,141 करोड़ रुपए हो गई है। अब ये जो राशि थी वो भारत सरकार की उस साल के आम बजट के 1/3 के बराबर थी। देखते हैं दोस्तों कि एनपीए का असर कैसे पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर भी। अब ये एनपीए से जो जूझना है वो कैसे होता है, तो इसके लिए होते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। अब क्या होते हैं ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स? अब 90s के पहले अगर बैंकों को बैड लोन्स को रिकवर करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब क्योंकि ज्यादातर लोन लेने वाले बैंकों की कुछ प्रतिक्रिया आए उससे पहले ही उल्टा बैंकों पर केस ठोक दिए जाते थे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, गलत इंफॉर्मेशन बताकर लोन दिया गया है, आदि आदि। और ये जो केसेस है वो केसेस सिविल कोर्ट में चलते रहते थे। और अब एक बार सिविल कोर्ट में केस चला जाता है तो क्या होता है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसलिए 1993 में सरकार ने एनपीए मैटर्स को डील करने के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की। अब बोरोवर्स सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, उनके केसेस डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में ही चलते हैं। भले ही इससे बैंकों को सुविधा हुई हो, पर डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में अभी भी 75,000 से अधिक केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब 2002 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी लाया था जिसका नाम था सारफेसी एक्ट। अब ये सारफेसी एक्ट जो है उसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करेंगे। अब ये सारफेसी एक्ट क्या होता है, तो ये एक वर्ड है जिसका कि फुल फॉर्म है, एक शॉर्ट टर्म करके इसको बनाया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब मानिए जैसे एक व्यक्ति ने 100 करोड़ की एक फैक्ट्री खोली है, उसने इतने सारे पैसे कुछ सोर्सेस से खड़े किए हैं, जैसे कि खुद का पैसा था 20 करोड़ रुपए, आईपीओ या पब्लिक से उसने कलेक्ट कर लिए 30 करोड़ रुपए, और फिर डेब्ट या लोन, बिजनेस लोन या फिर बैंक से उसने जमा किए 40 करोड़ रुपए, और बॉन्ड्स से उसने बनाए हैं 10 करोड़ रुपए। तो इस तरह से उसने अपने जो टोटल 100 करोड़ की फैक्ट्री थी वो 100 करोड़ की फैक्ट्री खड़ी कर दी है।
अब शुरुआत में तो वो व्यक्ति की कंपनी अच्छे से चली, मगर जब उस व्यक्ति ने जहाँ से MBA किया था वहाँ के सारे क्लासेस और बुक्स वो भूल गया और उसकी कंपनी अब डूबने लगी है, यानी कि उस कंपनी को अब लॉस होने लगा है। अब वह बैंक की EMI भरने में असमर्थ होने लगा है। बैंक ने उसको नोटिस भेजा, फिर भी वो व्यक्ति EMI भरने में असमर्थ था। अब SBI ने 40 करोड़ रुपए का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया, जो 40 करोड़ रुपए उसने बैंक से लोन के तहत लिए थे। तो अभी वो जो है उसके EMI ना भरने की वजह से वो हो गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और SBI ने उसे वैसे घोषित भी कर दिया है। अब जब एक बार लोन NPA घोषित कर दिया जाता है तो बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लोन रिकवर करने के लिए एक्शन ले सकती है। तो अब बैंक के पास क्या पावर्स है कि वो ये लोन रिकवर कर सके? तो आइए हम लोग वो पावर्स देखते हैं। अब उस व्यक्ति के जो एसेट्स है, यानी कि जो कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फिक्स्ड या मूविंग एसेट्स है, उनको बैंक बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी जब्त कर सकती है। अब उसके जो एसेट्स है उस एसेट्स को ऑक्शन या सेल भी कर सकती है। अगर यदि वो व्यक्ति किसी तीसरे को अपने एसेट्स पहले से ही बेच दिए होंगे तो बैंक उस तीसरे इंसान से भी सारे एसेट्स ले सकती है। और यदि तीसरे खरीदार के पास उस व्यक्ति के पैसे हैं तो बैंक उस तीसरे व्यक्ति से भी उन पैसों को वसूल कर सकती है। अब सरफेसी का जो ये एक्ट है इसके अंतर्गत सिर्फ 10 लाख तक के लोन का जो है वो मामला आ सकता है। सरफेसी केवल उन परिसंपत्तियों पर ही लागू होता है जो ऋण प्राप्त करने के लिए यानी कि गिरवी या सुरक्षित रखे हो, तो उन्हीं एसेट्स के लिए ये वाला एक्ट काम करता है। अब यदि उस व्यक्ति ने बैंक से बिजनेस लोन लिया है तो बैंक उसे अपने कारखानों या अपनी मशीन्स या अपने व्हीकल्स या अपने लैंड आदि को बंधक यानी कि मॉर्गेज के रूप में रखने के लिए कहता है। अब इसलिए बैंक को सरफेसी के नाम पर उस व्यक्ति के निजी घर या उसका फर्नीचर या उसके पास पड़ी कुछ लग्जरियस चीज़ें हैं, जैसे कि उसके पास अगर कोई एक महंगी घड़ी है या उनके बेटे की कोई महंगी साइकिल है या बाइक है, तो ऐसी चीज़ों को वो जब्त नहीं कर सकते क्योंकि उन चीज़ों पर उन्होंने मॉर्गेज नहीं रखा है। तो जो चीज़ें मॉर्गेज रखी है सिर्फ उन चीज़ों की जब्ती बैंक कर सकती है। तो ये रहा हमारा NPA दोस्तों। अब ये जो है एग्रीकल्चरल लैंड की अगर बात करें तो सरफेसी एक्ट में एग्रीकल्चरल लैंड को भी शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि NPA अगर बढ़ता है तो बैंकों को ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है, उससे उनकी फंड जुटाने की जो लागत बढ़ती है जिसका बोझ ग्राहकों पर ऊंची ब्याज दरों में पड़ता है। यानी कि अगर NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी देश पर और कानूनन अपनी आम आदमी पर पड़ सकता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल टर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हम आए दिन सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि NPA क्या है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो से मैं आपको बता सकूं कि NPA क्या है और आप भी समझ सके कि NPA क्या है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे मेरी कुछ अगली वीडियोस में, जिसमें हम फिर से बात करेंगे हमारी कुछ इन्हीं अपडेटेड न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।